कि 2024 जाने वाला है, ख़त्म होने वाला है। लेकिन 2024 की कुछ ऐसी घटनाएँ रही हैं, जिनसे साल भर जूझता रहा भारत और पीएम मोदी को भी मन की बात में करना पड़ा उनका ज़िक्र। ये कौन-कौन सी बातें हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो साल 2024 में भारत के सामने एक लंबी सूची वाली चुनौतियाँ खड़ी थीं और जिनसे न केवल देश की सरकार बल्कि आम नागरिक भी जूझते रहे। 2024 देश के लिए चुनौतियों और बदलाव का साल रहा है। राजनीतिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर देश ने कई उतार-चढ़ाव भी देखे हैं। घरेलू मुद्दों से लेकर वैश्विक संकटों तक भारत को इस साल ऐसे संकटों का सामना करना पड़ा, जो न सिर्फ देश की स्थिरता और सुरक्षा को प्रभावित कर रहे थे, बल्कि इसके नागरिकों की चेतना और उनके सामान्य जीवन को भी झकझोर रहे थे। और इन घटनाओं में से कुछ घटनाएँ ऐसी थीं, जिनका ज़िक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मन की बात में भी किया है और जिन्होंने भारतीय समाज को गहरे आत्ममंथन की स्थिति में डाल दिया है। जून में जहाँ एक ओर भारतीय उपमहाद्वीप में ईरान-इज़राइल संघर्ष ने एक नई कूटनीतिक चिंता खड़ी की, वहीं देश के भीतर खाद्य सुरक्षा से जुड़े विवाद जैसे एमडीएच और नेस्ले के मसाले उत्पादों पर प्रतिबंध भारत में जागरूकता चिंताओं को उभारने में अहम साबित हुई। दूसरी ओर बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में तनाव, भारतीय महिला सुरक्षा के मुद्दे ने फिर से पुरानी बहसों को ताज़ा कर दिया। एक तो आपने देखा है डिजिटल अरेस्ट, ये सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा। इस साल डिजिटल अरेस्ट भी काफ़ी चर्चा हुई और यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ व्यक्ति किसी आपराधिक गतिविधि के बिना भी अपने डिजिटल उपकरणों जैसे स्मार्टफ़ोन, कंप्यूटर या फिर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर सक्रियता के कारण कानूनी या फिर पुलिस कार्रवाई का शिकार हो सकता है। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ बिना ठोस सबूत के ही भी उसे डिजिटल माध्यम के कारण गिरफ्तार किया जा सकता है, जो सोशल मीडिया ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्मों पर उनके आचरण पर आधारित हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात रेडियो शो के 116वें एपिसोड में डिजिटल अरेस्ट या डिजिटल गिरफ्तारी के बारे विषय पर भी की थी। उन्होंने 116वें एपिसोड में कहा था कि डिजिटल दुनिया में बढ़ते साइबर अपराध के कारण कारण ऐसे आप देखते हैं कि मामलों में जांच और कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार डिजिटल सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर है और ऐसे मामलों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को अपनी ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने नागरिकों से आग्रह किया कि वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले उसके प्रभाव और परिणाम के बारे में सोचें। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों से बचने के लिए सभी को ऑनलाइन सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, सही सही दिशा में कदम उठाना चाहिए। बाढ़ और जलवायु परिवर्तन, तो आप देखते हैं साल 2024 में भारत के अलग-अलग हिस्सों में सीधा ज़्यादा बारिश और बाढ़ के कारण भारी तबाही मची और बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, केरल जैसे राज्यों में बाढ़ ने जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया। इन प्राकृतिक आपदाओं ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को भी स्पष्ट रूप से उजागर किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन के खतरे को लेकर मन की बात में नागरिकों से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने का आह्वान किया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता फैलाने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम उठाने की बात भी की। आर्थिक मंदी और महंगाई, तो साल 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था ने मंदी का सामना किया और जिससे महंगाई दर में वृद्धि और बेरोजगारी की समस्या भी गंभीर हो गई। खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों में लगातार वृद्धि ने आम आम आदमी को मुश्किल में डाल दिया। ऐसे में पीएम मोदी ने मन की बात में महंगाई पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस पर काबू पाने के लिए सभी संभव कदम उठा रही है और उन्होंने आर्थिक सुधार, आत्मनिर्भर भारत को की ओर बढ़ते कदमों के बारे में भी चर्चा की। किसान आंदोलन और कृषि संकट, तो आप देखिए किसानों के आंदोलन और कृषि संकट संकट ने 2024 में भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती पैदा की। सरकार द्वारा लागू की गई कृषि नीतियों के विरोध में किसानों ने पूरे देश में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में अपने मन की बात में कहा, सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है और किसानों को विश्वास दिलाया कि उनकी आवाज़ को सुना जाएगा और इसके साथ ही उन्होंने किसानों से अपील की कि वे देश की प्रगति में योगदान करें, नीतियों के प्रति खुला दृष्टिकोण अपनाएं। 2024 के वो मुद्दे जो सबका ध्यान आकर्षित करते रहे, एक तो ईरान इजराइल संघर्ष। 14 अप्रैल को ईरान ने इजराइल की तरफ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी। यह इजराइल के 2 अप्रैल को दमिश्क सीरिया में स्थित अपने कांसुलेट पर किए गए हमले का जवाब था। यह हमला इजराइल पर ईरान का अब तक का सबसे बड़ा हमला था। ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से विरोध और टकराव रहा है और दोनों देशों के बीच कई गुप्त सैन्य कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, लेकिन यह पहला मौका था जब ईरान ने इजराइल पर इस तरह का बड़ा सीधा आप देखते हैं कि विरोध किया था।
एक आपने देखा है कि नेस्ले, क्या है नेस्ले और एमडीएच विवाद? तो नेस्ले पर आरोप था कि उसने बेबी फूड के ब्रॉड सेरेलेक में विकासशील देशों खासकर भारत में प्रति सर्विंग 2.7 ग्राम चीनी डाली थी, और इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है क्योंकि बच्चों के लिए चीनी की अधिक मात्रा खतरे का कारण बन सकती है। नेस्ले ने अपने बचाव में कहा था कि उसने पिछले 5 वर्षों में भारत में अपने बेबी फूड उत्पादों में चीनी की मात्रा 30% से अधिक कम कर दी है। उन्होंने इसे एक सुधारात्मक कदम बताया। एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों पर हांगकांग सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। कारण था कि इन मसालों में एथिलीन ऑक्साइड नामक कीटनाशक पाया जाता है जो खाद्य सुरक्षा के मानकों के खिलाफ है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी खतरनाक हो सकता है। ये भी आप देखेंगे। और साल 2024 में कुछ खाद्य पदार्थ उत्पादों से जुड़े भारत अन्य देशों में खाद्य सुरक्षा मानकों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी थी। और जो आपको बताया ना, भारत के खाद्य नियामक यानी कि FASSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी सुर्खियों में ला दिया था। चलिए, नेस्ले का विवाद आपने देखा होगा। एक आपने देखा है डीप फेक क्या है, क्योंकि ये भी काफ़ी चर्चा में रहा। डीप फेक्स तकनीक के जरिए असली दिखने वाली नकली वीडियो, तस्वीर, ऑडियो बनाए जाते हैं। यह तकनीक AI और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके बनाई जाती है जो किसी भी व्यक्ति का चेहरा, आवाज़ बदल सकती है। डीप फेक्स में किसी व्यक्ति के चेहरे को दूसरे व्यक्ति के चेहरे से बदलकर नकली वीडियो तैयार किए जाते हैं। इसका उपयोग अक्सर लोगों को गुमराह करने, झूठी जानकारी फैलाने के लिए किया जाता है, जैसे कि चुनाव प्रचार में। डीफेक्स का दुरुपयोग किसी की छवि को नुकसान पहुंचाने या गलत संदेश देने के लिए किया जा सकता है, जिससे व्यक्तिगत और सामाजिक खतरे पैदा हो सकते हैं। डीफेक्स का दुरुपयोग तो 2024 के आम चुनाव प्रचार के दौरान डीफेक्स के दुरुपयोग से सूचना से संबंधित समस्याओं को और बढ़ा दिया। एक डीप फेक की वीडियो में अभिनेता रणवीर सिंह और आमिर खान को एक राजनीतिक पार्टी का समर्थन करते हुए दिखाया गया, जो चुनाव के दौरान वायरल हो गया था। इससे पहले अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की एक डीप फेक वीडियो ने भी बड़ा विवाद हो गया था। ये वीडियो पहले नज़र में तो वास्तविक लग रहा था, लेकिन असल में वो एक ब्रिटिश भारतीय लड़की थी जिसके चेहरे पर रश्मिका की तस्वीर लगा दी गई थी। वायनाड का भूस्खलन, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा। जुलाई 2024 में केरल के वायनाड जिले में एक बड़ा भूस्खलन हुआ जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। यह भूस्खलन एक ऐसे समय में हुआ जब इलाके में भारी बारिश हो रही थी। इसका मुख्य कारण बादल फटना था, और जिससे अचानक बहुत ज़्यादा बारिश हुई और ज़मीन में दरारें आ गई, और इन दरारों के कारण भारी मिट्टी और पत्थर खिसक गए जो एक बड़ी भूस्खलन घटना का कारण बने। इस भूस्खलन ने वायनाड के अट्टमाला क्षेत्र को भी प्रभावित किया। इस भूस्खलन के कारण एक पुल को भी नुकसान हुआ। पुल के गिरने से वायनाड और आसपास के क्षेत्रों का बाकी दुनिया से संपर्क टूट गया, और जिससे राहत कार्यों में भी बाधाएं आईं। यह भूस्खलन केवल वायनाड के लिए एक आपदा नहीं था, बल्कि इस प्रकार की घटनाएं अब भारत और दुनिया भर के अन्य हिस्सों में भी बढ़ रही। और भूस्खलन और इसी तरह की प्राकृतिक आपदाओं के लिए जलवायु परिवर्तन, भारी बारिश, पहाड़ी इलाकों में अधिक निर्माण जैसे कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम में तेज बदलाव आ रहा है, और जिसके कारण आप देखिए भारी बारिश और भूस्खलन जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, और जिससे जान माल की हानि और सामाजिक जीवन में भी परेशानी उत्पन्न हो रही है। आरजी कर रेप मर्डर मामला, अगस्त 2024 में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक युवा प्रशिक्षु डॉक्टर ने के बलात्कार और हत्या की घटना ने राज्य और देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। इस मामले में डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमिनार हॉल में पाए जाने के एक दिन बाद 33 वर्षीय सिविल वॉलंटियर को एक दिन बाद गिरफ्तार किया गया था। घटना महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर गंभीर सवाल खड़ा करती है, और यह एक चेतावनी बनकर सामने आई कि हर जगह जैसे कार्यस्थल, घर, कॉलेज, सार्वजनिक परिवहन और सार्वजनिक स्थानों पर आप देखिए महिलाओं के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। भारत कनाडा कूटनीतिक विवाद, तो अक्टूबर 2024 में भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक विवाद तेजी से आई, और 14 अक्टूबर को भारत ने 6 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। भारतीय उच्चायुक्त को कनाडा से वापस बुला लिया। यह विवाद खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले से जुड़ा। धारा 6A और नागरिकता, 17 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की वैधानिकता को वैधता बरकरार रखा, और यह धारा असम में 1971 से पहले आए घुसपैठियों को नागरिकता प्रदान करती है। इस पर बहस चल रही थी क्योंकि इसे असम की स्थानीय समुदाय के अधिकारों के खिलाफ माना जा रहा। क्या है धारा 6A? तो संविधान की धारा 6 से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 का एक हिस्सा है जो भारतीय नागरिकता से संबंधित है। धारा 6 को विशेष रूप से असम समझौता के तहत लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य असम में बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों के मुद्दों को सुलझाना था। इस धारा के तहत असम में 24 मार्च 1971 से पहले असम में बसे लोगों को भारतीय नागरिकता का अधिकार दिया गया, भले ही वे बांग्लादेश से आए हों। यह धारा असम में भारतीय नागरिकों को उनके मूल निवासी पहचान देने के लिए, ताकि असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों से बचाव हो सके।
धारा 6A का उद्देश्य असम की स्थानीय संस्कृति, भाषा और सामाजिक ढांचे की रक्षा करना था, जिससे राज्य में बाहरी प्रभाव को रोका जा सके। एक देश एक चुनाव पर बहस। 2024 में एक देश एक चुनाव पर बहस तेज हो गई और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव देता है। तो ये काफ़ी चर्चाएं रही हैं इसकी। धन्यवाद।